दो बंधित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यानी कि एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु त्रिज्या दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाता है। जैसे देखो, मान लो कि कोई ये परमाणु है, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये परमाणु है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये दो परमाणु आपस में बंध गए हैं। तो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये मान लो इनके बीच की दूरी डी ए, ये मान लो ए परमाणु है, ये भी ए परमाणु है, तो इनके बीच की दूरी को मैं डी ए से कह दूं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? आर ए। एक परमाणु की त्रिज्या को मैं आर ए कह दूं, दूसरे परमाणु की त्रिज्या को भी आर ए कह दूं। तो अपने ऐसे कहते हैं कि आर ए ज्ञात करनी हो तो यानी कि बंध लंबाई है उसके अंदर 2 का भाग दे दे। यानी कि नाभिकों के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। बॉन्ड लेंथ में 2 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगी? परमाणु की त्रिज्या आ जाएगी। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाता है। तो परमाणु की त्रिज्या भी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई सहसंयोजक त्रिज्या होती है, कोई उपसहसंयोजक, यानी कि परमाणु के बीच में बंधन अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपने बात करें कि कोई जब सहसंयोजक बंध हो, सहसंयोजक बॉन्ड हो, सहसंयोजक बंध हो तो क्या होता है? सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड होता है तो क्या होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 2 परमाणु है, जैसे मान लो ए परमाणु और बी परमाणु, जब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इस दौरान परमाणु है उनके थोड़े परमाणु है वो नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी वास्तविक त्रिज्या से भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट इनका एक दूसरे के अंदर आ जाता है इलेक्ट्रॉन का साझा करने से के लिए। तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या रह जाती है? कम रह जाती है। तो इसकी परमाणु सहसंयोजक त्रिज्या भी क्या आती है? कम आती है। यानी कि अपने आर सहसंयोजक ज्ञात करनी हो अपने को तो क्या करना पड़ेगा? DAA/2 करना पड़ेगा। लेकिन इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि सहसंयोजक बंध की बंध लंबाई होती है, वो थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। तो सहसंयोजक त्रिज्या का मान क्या आता है? कम आता है, क्योंकि सहसंयोजक बंध बनता है वो सदैव इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है? सहसंयोजक बंध कहा जाता है। और सहसंयोजक बंध से जो त्रिज्या आती है उस त्रिज्या को क्या कहेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। एक होती है धात्विक त्रिज्या। धात्विक, ये तो सहसंयोजक त्रिज्या है। अपने यहाँ पर बात करें धात्विक त्रिज्या क्या होती है? जब 2 परमाणु है धात्विक बंध हो, धात्विक बंध होते हैं, तो ये जो दिखाया है वो धात्विक बंध के लिए ही है। धात्विक बंध में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के स्पर्श करते हुए होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर नहीं धसे हुए, एक दूसरे के स्पर्श करते हुए होते हैं। तो ये जो त्रिज्या है वो वास्तविक त्रिज्या कौन सी है? धात्विक त्रिज्या है, यानी कि मेटेलिक रेडियई है। तो मेटेलिक रेडियई सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होती है? अधिक होती है। तो धात्विक त्रिज्या यानी कि मेटेलिक रेडियई है वो सहसंयोजक त्रिज्या से थोड़ी सी क्या हो गई? बड़ी होती है। एक होती है वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या क्या होती है? वान डर वाल्स त्रिज्या, वान डर वाल्स त्रिज्या को आप ऐसे मानो कि जब 2 परमाणु हैं उनके बीच में कोई वान डर वाल्स आकर्षण हो, यानी कि कोई हल्का फुल्का आकर्षण है, सबसे कम मात्रा में जो आकर्षण होता है वो वान डर वाल्स आकर्षण होता है। तो ये
इनके बीच में कोई वान डेर वाल्स बल है, तो जब इनके बीच में कोई वान डेर वाल्स बल हो तो अब इस बंद को क्या कहा जाता है, वान डेर वाल बंद कहा जाता है। और वान डेर वाल बंद हो तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये परमाणु ए है, ये परमाणु ए मान लो, या कोई दूसरा परमाणु है, तो इनके बीच की दूरी अब क्या आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है। और जो वान डेर वाल्स त्रिज्या होगी तो क्या होगी, वान डेर वाल्स त्रिज्या होगी, उसका मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि वान डेर वाल्स आकर्षण बहुत ही कमज़ोर आकर्षण होता है। जब दो अणु दूर दूर से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इस आकर्षण को वान डेर वाल्स आकर्षण कहा जाता है। तो वान डेर वाल्स आकर्षण, इनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, इस त्रिज्या को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। और वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि अपने ऐसे कहें कि सबसे क्रम के तौर पर अपने दें कि त्रिज्याओं का क्रम क्या रहेगा, त्रिज्याओं का क्रम देखिए अपने कि सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी है, सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी है, तो सहसंयोजक त्रिज्या है, यानी कि कोवलेंट सहसंयोजक त्रिज्या सबसे छोटी होती है। उसके बाद में मेटेलिक आती है और उसके बाद में क्या आती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या आती है। तो सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या के बीच में अपने को संबंध बताना हो तो आर सहसंयोजक होती है, वो काफी छोटी होती है, जबकि आर वान डेर वाल्स होती है वो क्या होती है, काफी बड़ी होती है। और वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्ञात करनी हो अपने को, वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान ज्ञात करना हो तो सहसंयोजक त्रिज्या से 2 से गुणा किया जाता है, यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या को यदि 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगी, वान डेर वाल्स त्रिज्या आएगी। यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या के 2 गुणे के बराबर होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। देखो एक तो सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करनी हो अपने को, सहसंयोजक त्रिज्या यानी कि कोवलेंट रेडियस ज्ञात करनी है, तो दो परमाणुओं के बीच में, जिनके बीच में सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कर रही हैं, उन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होना जरूरी है। यानी कि अपने जैसे मान लो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कर रही है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के, तो ऑक्सीजन की सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध होना जरूरी है। तो आप O2 काम में नहीं ले सकते, क्योंकि O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, द्विबंध होता है, तो आप O2 काम में नहीं ले सकते। तो क्या काम में लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा H2O2। H2O2 को कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि आप सहसंयोजक त्रिज्या नाइट्रोजन की ज्ञात करना चाह रहे हो, तो नाइट्रोजन की ज्ञात करना चाह रही हो तो कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एकल बंध हो। बताओ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एकल बंध किन में होता है, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एकल बंध होता है हाइड्राजीन में। तो हाइड्राजीन का सूत्र होता है NH2, इसे हाइड्रोजीन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एकल बंध होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप N2 नहीं ले सकते, क्योंकि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन लोगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, एकल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे कंपाउंड लेने चाहिए, ऐसे कंपाउंड लिए जाते हैं जिसके अंदर क्या हो, दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध हो, समान परमाणुओं के बीच में। तो ऐसे अब अपने बात करें सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या की बात वैसे बता दी है आपको कि जैसे ये सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, दो निकटवर्ती नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या होती है, तो ये होती है R सहसंयोजक। और वान डेर वाल्स क्या होती है, तो वान डेर वाल्स क्या होती है, दो
इस प्रकार से इनके बीच में कोई वान डेर वाल्स आकर्षण हो, तब ये जो त्रिज्या दी जाती है वो इनके बीच की दूरी का आधा, ये वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है आर। तो यानी कि इनके बीच की दूरी का आधा, ये मान लो डी ए कह दूं तो इनके बीच की दूरी का आधा होगा, वो क्या होगा, वो उसे क्या कहेंगे, अपने वान डेर वाल्स से त्रिज्या कहेंगे। तो ये हो जाएगी आर वान डेर वाल्स। और ये वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान होता है, यानी कि आर वान डेर वाल्स और आर सहसंयोजक, ये सहसंयोजक त्रिज्या की क्या होती है, डबल होती है। यानी कि आर कोवलेंट रेडियाई है, वो उसको 2 गुना करने पर आर क्या होती है, आर वान डेर वाल्स के इक्वल होती है। यानी कि सहसंयोजक त्रिज्या का 2 गुना वान डेर वाल्स त्रिज्या के बराबर होता है। यानी कि अपने सहसंयोजक त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तब जाकर ये अपने वान डेर वाल्स त्रिज्या के बराबर आएगा। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, इसके बाद में आती है धात्विक त्रिज्या और इसके बाद में आती है सहसंयोजक त्रिज्या। एक होते है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या को आप ऐसे समझो कि धनायन होता है। जैसे मान लो कोई सोडियम परमाणु है, तो सोडियम परमाणु है वो अपने मूल परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस बनता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो छोटा होता है। और ये सोडियम Na उदासीन है, Na उदासीन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Na प्लस बनता है, तो Na प्लस Na उदासीन से क्या होता है, छोटा होता है। जबकि ऋणावेश होता है वो अपने मूल परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लो ये क्लोरीन है तो क्लोरीन माइनस बनेगा तो क्लोरीन से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि धनावेश तो अपने ये उदासीन है तो Na से Na प्लस छोटा होता है, जबकि Cl से Cl माइनस होता है वो बड़ा होता है। यानी कि धनावेश अपने मूल परमाणु से छोटा होता है जबकि ऋणावेश अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। इसका कारण क्या होता है, तो इसके कारणों को आप ऐसे समझो कि धनावेश बनते समय कई बार बाहरी कक्षा समाप्त हो जाती है। धनायन अपने मूल परमाणु से छोटा क्यों होता है, क्योंकि जब धनायन का निर्माण होता है तो बाहरी कक्षा कई बार क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बाहरी कक्षा ही समाप्त हो गई तो पहले देखो, पहले प्रोटॉनों की संख्या 11 थी, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे। क्योंकि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8 2 10, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया गया है। तो ये तो Na था, अब क्या बन गया है, Na प्लस बन गया है और Na प्लस का निर्माण हुआ है। तो बाहरी कक्षा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो पहले यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 11 थी, अब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में प्रोटॉन कितने रह जाएंगे। अब देखो ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो प्रोटॉन 11 के 11 रहेंगे। यानी प्रोटॉन तो Z होता है तो Z प्रोटॉन तो 11 के 11 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण को क्या कहा जाता है, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यहाँ पर 2 काम हो गए। पहला तो क्या हो गया, कई बार तो क्या होता है, कई बार बाहरी कक्षा ही क्या हो जाती है, बाहरी कक्षा समाप्त हो जाती है, बाहरी कक्षा ही समाप्त हो गई। और क्या हो सकता है, कई बार क्या हुआ, बाहरी कक्षा समाप्त हो गई और जेड इफेक्टिव का मान क्या हुआ है, यहाँ पर बढ़ गया है। पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही हैं। यानी कि प्रति इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल क्या हो गया है, बढ़ गया है। प्रति इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्या हुआ है, बढ़ गया है। प्रति इलेक्ट्रॉन आकर्षण बढ़ गया, जिसके कारण आकार क्या हो गया है, छोटा हो गया है। इसी प्रकार क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन
का परमाणु क्रमांक 17 होता है, यानी कि इसका Z 17 होता है, यानी कि नाभिक में प्रोटॉन 17 पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गए। तो लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। अब क्या किया इसने? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। क्या किया गया? एक इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इस पर पहले 11 प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर प्रोटॉन नहीं बदलते, 11 ही प्रोटॉन, सॉरी पहले 17 प्रोटॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में पहले 7 थे, अब क्या हो गए हैं? 8 हो गए हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से पहले प्रोटॉन 17 प्रोटॉन थे, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे थे। अब यहाँ पर प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। यानी कि 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही हैं। यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे थे, यहाँ पर 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही है। यहाँ पर क्या हुआ है? Z इफेक्टिव कम हो गया है। Z इफेक्टिव कम हो गया। Z इफेक्टिव का मतलब प्रति इलेक्ट्रॉन लगने वाला आकर्षण बल क्या हो गया है? कम हो गया है, जिससे परमाणु का आकार क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसके अलावा बारहवीं कक्षा में पहले कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो लुईस कोसेल ने एक अष्टक नियम दिया था, उसमें बताया गया था किसी के बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, जिनके बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो कम स्थायी होता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करता है, और जिनके बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाती हैं वो स्थायी हो जाती हैं। तो इनके बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन माइनस के, तो पहले क्लोरीन था, ये क्लोरीन था, अब क्लोरीन माइनस हो गया। तो माइनस के बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन स्थायी हो गया। स्थायी होता है उसका आकार बड़ा हो जाता है। जैसे देखे होगा 60 लोग स्थायी हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं तो उनका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उनका पेट भी बढ़ जाता है, यानी कि इसका पूरा